वजह यह है कि कल मुझे यूँ लग रहा था जैसे थोड़ा सा बोर्ड दूर जा रहा है। अच्छा, अब आपका जो आ जाओ आपका टाइम पीरियड जो है वो फिर चेंज हो गया है, ठीक है जी। तो अब जो है, पहले तो मैंने सोचा था कि टेस्ट हुआ करेगा, लेकिन अब चूँकि वो पीरियड ही अलग-अलग हो गए हैं, ठीक है, तो अब जो है वो हफ्ते के आखिरी 2 दिन छठे पीरियड में टेस्ट हुआ करेगा। पहले 4 दिन जो है वो दोनों कोर्सेज की क्लासेस हुआ करें, ठीक है। अब छठा, 7वां या 10वां, ठीक है। अब मैं वहाँ पर ये कोई नहीं उज़र सुनूंगा कि जी छठा हमारी वैगनें आ जाती हैं, अपनी वैगनों को बताएं, ठीक है जी। अपनी वैगनों को टाइम जो है वो बता दें, मेरी तरफ से आए ना आए वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन छठा पीरियड जो है ना आपका अब वो लग गया और वो ही अब चलेगा, ठीक है। अब मज़ीद तो इसमें कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसका थ्योरी ऑफ डायनामिक्स का छठा जो है आपको वो मॉडर्न फिजिक्स, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स उसका चला गया। तो हमने प्रीवियसली जो है कल तक जो हम पहुँचे थे तो वो आइसोलेटेड सिस्टम तक जो है वो पहुँचे थे, ठीक है। अब हमने जो है वो इक्विलिब्रियम जो है उनको ज़रा स्टडी करना है। इक्विलिब्रियम को वैसे तो हम क्या कहते हैं, तवाज़न, जिसको हम आम ज़बान में जिसका लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि तवाज़न की जो हालत है उसको। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है इसके कुछ मीनिंग्स और होते हैं इक्विलिब्रियम के। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो 3 टाइप्स जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हेडिंग आप इक्विलिब्रियम की लगा लें, ठीक है। नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और नंबर 3 के ऊपर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये 3 किस्म के जो हैं वो इक्विलिब्रियम हमारे पास होते हैं, जो जिनको हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर पर देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल से मुराद है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनसे कोई रिलेटेड चीज़ होगी है, ठीक है। तो जब तमाम पार्ट्स जो हैं सिस्टम के, ठीक है, व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम, मैं कोई जो सिस्टम है आपके पास, गैस इनक्लोज हो सकती है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम, जब तमाम पार्ट्स जो हैं सिस्टम के हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है जी, एक ही तरह की केमिकल कंपोजिशन हो। अब केमिकल कंपोजिशन जो है वो उसके अंदर उसके जितने केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशन का मतलब होता है बना हुआ, कंपोज हुआ। अब कंपोज किसका हुआ है, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। तो उनकी जो कंपोजिशन है वो एक जैसी हो,
अब अगर ये कहा जाए कि सिल्वर और कॉपर की केमिकल कंपोजिशन एक है तो आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन बंदा पूछ लेता आपसे कि भाई ये बताएं, आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ आपने ये लिखा है कि व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। तो कोई बंदा आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई क्या सिल्वर की और कॉपर की सेम केमिकल कंपोजिशन? नहीं। ठीक है, राइट, यू आर राइट, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है तो सेम कंपोजिशन। हाँ, अगर कोई कॉपर की क्या, तो कॉपर की सेम हो सकती, कॉपर की जो है वो सेम हो सकती है, या सिल्वर की सेम हो सकती है, कोई और एलिमेंट ले लें आयरन की, उसकी सेपरेटली सेम हो सकती है, लेकिन जब उसको मिक्स कर दोगे तो फिर तो वो सेम नहीं रहेगी। तो पहला क्या चीज़ है कि जब तमाम पार्ट्स ऑफ सिस्टम, तमाम पार्ट्स ऑफ सिस्टम से ये मुराद है कि उसके अंदर जितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स उनकी सेम केमिकल, एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। पहली चीज़ जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आती है, हमने ये देखना होता है कि सिस्टम जो है गैस इनक्लोज की हुई है, सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, तो क्या वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है? इसका मतलब है कि जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम आपने स्टडी करना है तो थर्मोडायनामिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए इक्विलिब्रियम का होना ज़रूरी है, केमिकल इक्विलिब्रियम का होना ज़रूरी है। ये कंडीशंस हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की। अच्छा, आप दूसरे नंबर पे आ जाए जो मैकेनिकल है। अब अगर कोई रिलेटिव मोशन ना हो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन different parts of a system, जब डिफरेंट पार्ट्स जो है सिस्टम के उनके तुम्हें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल किससे होता है? मोशन से, कोई आपस में कोई उनमें रिलेटिव मोशन नहीं है, मैं एटम मॉलिक्यूल एक की तरह रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई नहीं है। जब सारे पार्ट्स जो हैं, तो इस किस्म का जो हमारे पास सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल भूल गया था यहाँ पर, इसकी एग्जांपल जो होगी वो क्या होगी? वो गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, ये मैंने अभी आपको बताया अभी, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की। अच्छा, अब मैकेनिकल की क्या होगी? देखो, अगर आप लगा दें पिस्टन सिलेंडर के साथ, तो जब गैस एक्सपैंड होगी पिस्टन अपवर्ड मूव होगा, जब गैस कंप्रेस होगी तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या, ये मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये क्या, ये मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पिस्टन compresses द गैस, जब पिस्टन जो है वो गैस को कंप्रेस करता है तो ये क्या करता है? इट डिस्टर्ब द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द गैस। तो ये गैस के बाजारी बात है ना, रिलेटिव मोशन शुरू होगी, ठीक है, तो इट विल डिस्टर्ब the mechanical equilibrium of gas। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास दो। अब तीसरा आ गया जो कि मेन है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। अब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में हूँ, नहीं, हम सारे ही नहीं, हमें गर्मी लग रही है, लाइट बंद है, क्या करें, पाकिस्तान, ठीक है, ऊपर से पाकिस्तान का गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो गर्मी लग रही है, पसीने मेरे निकल रहे हैं, तो क्या मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में? नहीं, टोटली मेरा डिस्टर्ब हुआ है। मेरा टेम्परेचर एक जैसा नहीं, अगर मेरा टेम्परेचर एक जैसा हो तो फिर मुझे स्वेटिंग ना हो रही। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिस्टम का टेम्परेचर जो है उसके अंदर कोई चेंज ना है। मैं भी तो एक सिस्टम ही हूँ ना, आप भी एक सिस्टम ही है, ठीक है, आपको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही, आप इस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद अगर लाइट आती है, पंखा चलना शुरू होता है, तो कुछ देर के बाद आपका दोबारा टेम्परेचर उसी जगह पे आएगा जहाँ से वो बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। तो पंखा चलना शुरू होगा, अब आप कहेंगे जी हम इनिशियल से फाइनल स्टेट में गई थी, फिर फाइनल से इनिशियल में आई है। तो इसका मतलब है कि अब जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हुआ, ठीक होगी बात। तो ऐसा सिस्टम कि जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो, हम कहते हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। इसकी ये डेफिनेशन, द सिस्टम whose temperature does not change with respect to time is known as thermal equilibrium। तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, जिसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट। अब इन तीनों का अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हो, यानी कि आप कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रहा है, और थर्मल इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो आखिरी चौथा जो है वो क्या है, इन सब का अगर ये सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी। तो अगर ये तीनों जब तमाम, व्हेन ऑल केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, तो तब हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम है, तब हमारे पास जो है वो थर्मोडायनामिक, यानी कि हमें इस तक जो है वो पहुंचना होता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तक। तो आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेंगे, आपको ये सारे इक्विलिब्रियम जो हैं ये चाहिए सिस्टम के अंदर, ठीक है। वैसे ये क्या आती है, दिस इज ए आइडियल सिचुएशन। फिजिक्स के अंदर हम जब भी किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं ना, तो उस सिस्टम के अंदर उसकी आइडियल सिचुएशन जो है वो ये हमें देखनी पड़ती है। हम देखते हैं कि आइडियली पहले, क्योंकि जो आइडियल होता है, मतलब इसके अंदर हमने सारी चीज़ें एक जैसी कर दी, केमिकल भी एक जैसा कर दिया, मैकेनिकल भी एक जैसा कर दिया, थर्मल भी, अब सिस्टम आसान हो गया। अगर आप इनको वेरी करोगे तो सिस्टम मुश्किल हो जाएगा उसको स्टडी करना, तो पहले आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। अब हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तक आगे, अब मतलब है कि जो थर्मोडायनामिक की चीज़ें हैं उनको आप स्टडी कर सकते। अब यहाँ तक बात हमें कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई है कि हीट क्या होता है,
टेम्परेचर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। शायद ये मैट्रिक में या एफएससी में पढ़ा होगा आपने, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन ये जो आपके पास मेन 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, उनमें जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पूरी थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन 4 लॉज के गिर्द घूमती है। ठीक है, ये क्या है, ये फिजिक्स के लॉज, और पूरा थर्मो, हम इन लॉज से आउट नहीं जा सकते। हमने जितनी भी थर्मोडायनामिक स्टडी करनी है वो इन लॉज के अंदर रहकर ही स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब हम फिर स्टार्ट करते हैं आगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये एक्चुअली डील करता है थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स के साथ। ठीक है, कि जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं एक दूसरे के लिहाज से या नहीं। जीरोथ लॉ जो है वो इनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये लॉ बेसिकली क्या करता है, दिस लॉ deals with the thermal equilibrium of different systems. डिफरेंट सिस्टम का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उसके साथ ये डील करता है। ठीक है, अब सिस्टम्स, मिसाल के तौर पर मैं 3 सिस्टम्स लेता हूँ, मैं इधर बनाता हूँ 3 सिस्टम। मैं कहता हूँ एक ये सिस्टम ए है, एक ये सिस्टम बी है और एक ये सिस्टम सी है। तीनों आपस में कनेक्टेड हैं थर्मली। ठीक है, किस लिहाज से, थर्मली आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास कितने, कंसिडर 3 सिस्टम्स ए बी एंड सी। 3 सिस्टम है हमारे पास ए, बी और सी, और ये तीनों सिस्टम्स हैं ये थर्मली कनेक्टेड है। ऑल दीज 3 systems are thermally connected with each other. ये सारे जो हैं ये थर्मली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आप देखें कि अगर ए इक्विलिब्रियम में है सी के साथ और बी भी इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो फिर ए और बी भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ आ रही है? देखो ना, अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो फिर ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि we have bring in contact system
सी विद ए एंड बी इन कांटेक्ट लेके आते हैं, थर्मल इन कांटेक्ट। तो अगर सी, इफ सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद ए, ठीक है, एंड सी इज आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, बी के साथ भी है, देन A and B are in thermal equilibrium। तो A और B जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, दिस इज known as zeroth law of thermodynamics। इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम जो है वो देते हैं। तो जीरोथ लॉ बेसिकली क्या कर रहा है? जीरोथ लॉ जो है एक्चुअली आपको जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं, उनके टेम्परेचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ए, बी और सी, आपको इसका टेम्परेचर का किस तरह पता लग रहा है? रेफरेंस सिस्टम सी से, ऐसे ही है। देखो ना, ये आपने रेफरेंस ले लिया सिस्टम, आपने कहा ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, आप कह रहे हैं, यू आर सपोजिंग। फिर आप कह रहे हैं कि बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपने कहा जब ये दोनों हैं तो फिर ये दोनों भी, क्योंकि रेफरेंस के साथ है, तो फिर ये दोनों आपस में भी थर्मल, यानी कि आपको इसकी वजह से इन दोनों के टेम्परेचर का भी पता लग गया। तो जीरोथ लॉ बेसिकली क्या कर रहा है? डिफरेंट सिस्टम्स के टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जीरोथ लॉ is used to describe the temperature of different systems। तो जो डिफरेंट सिस्टम्स का टेम्परेचर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जीरोथ लॉ जो है वो यूज होता है। ठीक हो गई बात? ये पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं अब इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं यहाँ पे जाऊँगा, ना इस कोर्स में इतनी ज़्यादा है, वो आगे से यही ज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने रिवाइज कर दिया। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो हीरो टेम्परेचर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, हम बेसिक्स को ही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम इसकी फंडामेंटल्स जो है ना थर्मोडायनेमिक्स की, उनको ज़रा स्टडी करें। ये एफएससी में पढ़ी हुई है, बल्कि मैट्रिक में भी होती हैं, पर 7वीं की किताब में भी मैंने देखी है। ठीक है, ये उधर भी होती हैं ये, लेकिन ये है कि हम ज़रा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन्ड मैनर के अंदर जो है इन चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ तक हमें एक बात समझ आ गई है, हम टेम्परेचर की मेजरमेंट तक पहुँच गए हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? टेम्परेचर को ही मेजर करता है, आपको सिस्टम के टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कि डिफरेंट सिस्टम जो है उनका टेम्परेचर क्या है। तो इधर तक तो हम पहुंच गए हैं। अब हम देखने हैं कि हमने टेम्परेचर जो है डिफरेंट सिस्टम्स के, उनकी मेजरमेंट किस तरह करनी, वो ज़रा अब हम चेक करके देखते हैं। तो मेजरमेंट
ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, आप अगर कोर्स आउटलाइन देखेंगे ना तो आप कहेंगे यार ये पता नहीं सारे क्या पढ़ा रहे हैं हमें। वहाँ पर तो सीधी सीधी किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन वो किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। वो जो कोर्स आउटलाइन के अंदर एक लफ्ज़ लिखा होता है ना, उसका ये मतलब नहीं होता हम अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ हमने ये पढ़ना, नो, उसका मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपने पढ़नी है। फिर हम कहते हैं पेपर के अंदर वो ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आए। वो सिर्फ आउटलाइन का मतलब ये होता है कि उसने चैप्टर का नाम बताया होता है सिर्फ। अब आप कहेंगे यार ये पता नहीं कि आप पढ़ाता जा रहा है, ठीक है, पहले पूरे सिस्टम लेके बैठा रहा है, आप मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हमने तो कोर्स आउटलाइन देखी थी तो उसके ऊपर तो लिखा हुआ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना, जेन में ख्याल आता है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ आपको कि भाई वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये हमें अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता इस बात का कि वो कोर्स आउटलाइन का मतलब। आप देखें ना, आप जो हाइडर एटॉमिक रेन है या वाकर है या यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स है या सार्वेंट जूवर्ड है, उनको खोल के देखें, उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सारे ये आर्टिकल, ये जो हम पढ़ रहे हैं सारे यही वाले आर्टिकल उसके अंदर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उस थ्योरी तक पहुंचना है, हम बेसिक से हमें समझ आएगी तो हम उस तक पहुंचेंगे ना, ठीक है। तो हमें काइनेटिक थ्योरी को समझने के लिए हमें हमारा हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है एसआई सिस्टम के अंदर, वो तो आप कहते हैं केल्विन से। केल्विन का नाम सुना हुआ है? सुना है ना केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, मुख्तलिफ ये हैं। किसी को बुखार चढ़ जाए, भी हम मुझे थर्मामीटर लगाओ, मुझे 101 बुखार हुआ होगा गर्मी की वजह से, ठीक है, तो आप उसको थर्मामीटर लगाते हैं तो देखते हैं जी फ़ारेनहाइट के अंदर इसका भाई इतना टेम्परेचर हो गया, उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो एसआई सिस्टम के अंदर टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो तो केल्विन है। इसके अलावा जो दूसरे सिस्टम है सीजीएसआई है वो है, उनके अंदर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को यूज़ किया जाता है। तो हम जरा आप यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं आपस में, और एक्चुअली ये यूनिट्स जो है ये डेवलप किस तरह किए गए हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। देखो ना, हम ये बात कर देते हैं कि भाई केल्विन यूनिट है, तो केल्विन यूनिट आया कैसे है, कैसे उसको डेवलप किया गया, उसके पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व थी, तो वो जरा हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करके उसको देखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर जो मेजर होता है किसी स्केल के ऊपर, ठीक है, द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन ए स्केल। टेम्परेचर जो है वो जो किसी स्केल पे मेजर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ए सब्सटेंस whose properties changes, जिसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती हैं विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, पहली बात होगी अब इसका मतलब क्या, ठीक है। अब इसका मतलब टेम्परेचर is measured on a scale with the help of a substance whose properties changes with the change of temperature। सब्सटेंस आप लेते हैं, कोई सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको लेते हैं और टेम्परेचर को चेंज करते हैं, और टेम्परेचर को चेंज करके ये देखते हैं कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं। तो टेम्परेचर को चेंज करके ये देखते हैं कि उसके टेम्परेचर के चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है। अब आप सपोज करें मैं ही सब्सटेंस हूं, तो मेरा अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या मेरी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? ऑब्वियसली चेंज होंगी। तो यहां से हम स्केल को डिफाइन करेंगे।
वो जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, वहां से हम ये डिफाइन करेंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए। कम, देखो अब अगर एक सब्सटेंस है, सबसे पहली बात यह है कि उसका हीट क्या है, उसकी कंटेंड कितनी है हीट उसके अंदर, बॉडी के अंदर। अच्छा, अब जितनी हीट कंटेंड है, अब टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है ना, ये उसकी प्रॉपर्टी। तो यहां से हम सब्सटेंस को लेकर, एक सब्सटेंस को लेकर हम जो है वो डिफाइन करते हैं टेम्परेचर का जो स्केल है। तो थर्मामीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। thermometer is an instrument which is used to measure the temperature। जो को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, आमतौर पर हमारे पास घरों में होता है, तो डिजिटल भी आ गया, मत्थे पे भी लगाने वाला होता है, कई किस्म के है वो एक ही काम है उसका। उसके अंदर स्केल यहाँ सेंटीग्रेड होता है या फ़ारेनहाइट में रखा हुआ है। कैल्विन नहीं यूज़ होता है क्योंकि कैल्विन जो होता है वो बहुत लोएस्ट टेम्परेचर को करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हम आमतौर पर ये जो हम लगाते हैं आपके सर पे, पता नहीं आप लगाते हैं कि नहीं, जब शुरू में कोरोना शुरू हो जाता है वो सेंटीग्रेड में कर रहा होता है मैयर। वैसे आम आपके घरों में जो होता है ना थर्मामीटर, वो फ़ारेनहाइट के अंदर मैयर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो थर्मामीटर, ये जो आम सादा थर्मामीटर होता है, अभी तो ये जिनकी बात कर रहा हूँ ये कौन से हैं, ये डिजिटल है। डिजिटल आम सादा थर्मामीटर जो पहले हम इस्तेमाल करते थे उसके अंदर पारा होता था, मरकरी। वो पारा जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं टेम्परेचर के चेंज होने से। वो पारा अगर ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, अगर पारा नीचे ही रहे तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। ऐसी बात ही है, ठीक है। तो जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी is used as an substance in the thermometer। तो ये एज ए सब्सटेंस यूज होता है जिसकी प्रॉपर्टीज के चेंज होने से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। चेंज हुई ना प्रॉपर्टीज की, एक्सपैंड हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपैंड हुआ। अब आप देखें कि हम कंसिडर करते हैं, मैं जरा इसको डेवलप करने लगा हूं स्केल को। तो कंसिडर ए टेम्परेचर T as a function of thermometric property। फंक्शन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मामीटर प्रॉपर्टी क्या है, पारा फैल रहा है या पारा नहीं फैल रहा। फंक्शन क्या होता है, मैंने इसको कहा कि टी फंक्शन है उसका। फंक्शन का क्या मतलब होता है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, फंक्शन का क्या काम होता है। हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, व्हाट डज इट मीन। वेरिएशन भी हो सकती है, और ठीक है 50% ठीक है जवाब, उसको डिफाइन करता है। 10% और ठीक हो गए, 60% तक पहुंच गए। हाँ, फंक्शन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टी फंक्शन है, आपने उल्टा कहा, ठीक है। टी फंक्शन है थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी का। थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा।
तो थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी? जब पारा फैलेगा तब। वो पारे का फैलना क्या है? वो उसकी थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी है, तो टी उसका फंक्शन है। टी चेंज हो रहा है उस थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास टी है तो टी ऑफ जेड, मैं कहता हूं कि ये थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी जो है ना, इसको जेड का नाम दे देता हूं। तो टेम्परेचर इसका फंक्शन है, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। ये कोई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहां पर अभी ए और बी मैंने डिफाइन नहीं किए। ए और बी क्या हैं? ये कांस्टेंट्स हैं। ए और बी जो है ये कोई हमारे पास कांस्टेंट्स। ठीक है, ये एक जर्नल इक्वेशन जो है वो हमने डिफाइन कर दिया। ये पीरियड कितने बजे खत्म होना? 9:50 पे। चल, ओए 5 मिनट ऊपर हो गए। ओह, मैंने अगली क्लास भी पढ़ानी है। ठीक है, इसको यहीं पे हम बंद करते हैं, इसको कल